सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं आपके साथ मारूख शहरियार। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में बड़े सारे इवेंट्स हो रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी हो रही है। एज़ वी टोल्ड यू कि बहुत सारे वफूद आ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे दौरे भी हो रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से। मौजूदा अगर सूरत हाल की बात करें तो बेलारूस में पाकिस्तान में सिफारती ताल्लुकात का एक नया बाब रकम हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म के हमरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं, वज़ीर इत्तलात तातार हैं, इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब हैं और तारिक फ़ातमी भी वफ़द का हिस्सा हैं। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और माशी ताउन को नई जिहत देने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसक में तारीख़ी विक्ट्री स्क्वायर का दौरा भी किया है और फूल चढ़ाए गए हैं। इसके साथ साथ बेलारूस के सदर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर ज़बरदस्त इशाइया दिया है और उस इशाइये की अगर थोड़ी सी फुटेजेस देखी जाएँ तो देखा जा सकता है कितने ज़बरदस्त वहाँ पर माहौल में गुफ्तगू हुई है। दोनों जानिब मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है और उस दौरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उस इशाइये से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात हैं। स्पेशली नवाज शरीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि काफ़ी पुराना देरीना और दोस्ताना ताल्लुक है दोनों के दरमियान। तो अब अहम मामला ये है कि इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। सनत है, ज़राअत है, दिफाई शोबे हैं और अहम मुआहदे हैं जिनमें पेशरफ्त हो सकती है। इससे पहले नवंबर 2024 में बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान में भी बिजनेस टू बिजनेस 8 मफाहिमती याददाश्तें और मुआहदे थे जिन पर दस्तखत हुए से। इसी तनाजुर में इस दौरे की अहमियत के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ चौधरी अकमल इकोनॉमिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एहतशाम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, ये बताइएगा कि इस दौरे की अहमियत क्या है, किस तरह से इसको देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने बात की कि बड़े सारे वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं और सरमायाकारी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो दौरा है, हालिया दौरा, इसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना कारगर साबित होगा ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए? देखें मारूख, अभी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सदर और शहबाज साहब की हो चुकी है जिसमें अपना तावन बढ़ाने के लिए शोबे में जो बात की गई है और किन किन चीज़ों पे मायदे हुए हैं, किन जिन पे आगे क्या हो सकता है, बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए 2-3 चीज़ें हैं मारूफ, मेरा ख्याल है बेलारूस के ताल्लुकात को समझने में। 91 में जब आज़ाद हुआ था, सोवियत यूनियन टूटा था, तो 16 ममालिक निकले थे, उनमें से बेलारूस भी है और पाकिस्तान चंद एक ममालिक में है सबसे पहले जिन्होंने बेलारूस को तस्लीम किया था। आज हम उसकी 30 साल की सफारती ताल्लुकात को जो है ना उसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अब देखें बात है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, जब पिछली दफ़ा आए थे दिसंबर में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। अब देखें ना उसकी जिसकी रोशनी में साइन हुए थे वो बुनियादी तौर पे एक रोड मैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन 2025-2027 का ये बनाया गया था और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने कैसे लेके जानी है, फ्रेमवर्क को कैसे बनाना है। 4 बड़े शोबों का जिक्र आपने किया, 2 शोबे और हैं। देखिए एक फूड सिक्योरिटी और ये ज़राअत पे जो बात होनी है ना, मेरा अपना ख्याल है दिफा के मामले में भी बात हुई है और ही है, और इसके बाद जनाब फार्मास्यूटिकल, मेडिसन और इसके साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हो रही है। मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मारूख ये है कि ये ज़राअत के साथ ताल्लुकात के मौजू पे किस तरह होंगे। देखिए ज़राअत आज भी पाकिस्तान की 23% GDP का हिस्सा है और हमें इसके लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने मुख्तलिफ वैराइटीज़ को आगे ले जा सकें। और देखें 2.5 करोड़ एकड़ एरिया पे तो सिर्फ गंदम लगाई जाती है। अब उसको बेहतर उसकी काश कैसे हो सकती है, इसकी बेहतर पैदावार कैसे हो सकती है, इसके लिए मेरा ख्याल है जो मशीनरी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। हाँ। अब देखते हैं इस हवाले से कितना पे बात हुई है और कहाँ तक मामला जाएगा। फिर आप देख लें ये ट्रैक्टर आप देख लें करसे से इंपोर्ट कर रहे हैं बेलारूस से, उनमें हम देखते हैं जॉइंट वेंचर नहीं हो पा रहे, यहाँ पे मुश्तरका तौर पे लगने चाहिए, बनने चाहिए। हमारे यहाँ मसला यही है मारूफ कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होती। अब किस हद तक ये होती है, जिस तरह ताल्लुकात का आपने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब भी गए हुए हैं, आप देखें वो सारी जिस अंदाज से बातें हुई हैं। और फिर मेरा अपना ख्याल है इन सारी बातों पे एक सबसे अहम बात है वो ये है कि बेलारूस वो मुल्क है जो 16 ममालिक हैं
جو آزاد ہوئے تھے، سوویت یونین ٹوٹا تھا، تو سب سے اچھے تعلقات پریزیڈنٹ پوٹن کے ان کے ساتھ ہیں. ہمارے بھی تعلقات ان کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. پریزیڈنٹ پوٹن آتے آتے رہ گئے جب بھی انہوں نے آنا تھا. تو میرا خیال ہے یہ برج بن سکتے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان مزید تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے ون ون سچویشن ہے. اچھی بات یہ ہے کہ خالی باتیں نہیں ہو رہی، ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں اور جوائنٹ کوپریشن بھی ہو رہا ہے. دونوں ممالک کے جو انویسٹرز ہیں نا وہ بھی تیار ہیں ایک کوپریشن کے لیے. اور آخری بات یہ ہے کہ کاروں کی امپورٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جو پاکستان یا امپورٹ بنا رہا ہے وہ وہاں پہ جا سکتی ہیں. وہاں سے ہم کس طرح کی کاریں امپورٹ کر سکتے ہیں، سستی کاریں، تاکہ لوگوں کو دے سکیں. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے اس دورے کی بڑی اہمیت ہے. اس کو ہم چھوٹا ملک نہ سمجھیں. اور خاص طور پہ ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سکڑ رہی ہے. ہمارے تعلقات جس انداز سے باقی ملکوں کے ساتھ ہیں ان کو زیادہ بہتر کرنے کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اکمل صاحب، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. 2025 کو پاکستان کی ترقی کا سال قرار دیا گیا ہے. ہم بار بار سنتے ہیں کہ اس سال میں بہت کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں صرف باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس پر ابھی تک کسی قسم کا عمل درآمد نہیں تھا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو اس دورے کی اہمیت پر ذرا سی روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو سال ہے یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ 2025 پاکستان کی ترقی کا سال ثابت ہوگا؟ صرف باتیں، ایگریمنٹس، MOUs نہیں ہوں گے، اس سے بڑھ کے کچھ ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے. خاص طور پہ اگر میں پچھلے 3-4 سال کی بات کروں، 2021 سے لے کے 2025 تک جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا حکومت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی تھی، اس کے بعد سے 2025 میں جس طریقے سے ایک کم بیک کیا ہے حکومت نے معاشی میدان میں، اس کو بہرحال اپریشیٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں مہنگائی بھی جو ہے نا وہ تقریباً پوائنٹس میں اب آ گئی. 0.70 سم تھنگ جو ہے وہ اپریل کا جو مارچ کا جو مہینہ گزرا اس کا فگر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہمارے ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی بلندیوں کو چھو رہی ہے. اور یہ جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے بظاہر کہ ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے، اس میں امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی بہت ہمیں اپرچونٹیز اویلیبل ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ناؤ کمنگ ٹو دس بیلاروس ایشو. اچھا بیلاروس جو ہے نا بیسیکلی ایک انڈسٹریل ملک ہے. زیادہ اس کی جو اکانومی کا جو دار و مدار ہے وہ انڈسٹریل پروڈکٹس کے اوپر ہے، جس میں ایگریکلچرل جو آلات زرعی بناتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد مشینری ہے، مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے جو چاہیے ہوتی ہے، ساتھ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں. تو اس طریقے سے مطلب کافی وہ انڈسٹریل حوالے سے ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. ہم جو ہے وہ بیلاروس کی وہ امپورٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہم وہاں سے یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہم منگوا سکتے ہیں، اور جو ہم بھجوا سکتے ہیں اس میں ڈیفینس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ویپنس کے حوالے سے یا جس طریقے سے ہماری ایئر فورس ترقی کر رہی ہے تو اس حوالے سے بھی گنجائش موجود ہے. یاد رہے کہ بیلاروس واقعی ایک آذربائیجان اور بیلاروس یہ دو ایسے کنٹریز ہیں جن کو اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ جو ان میں ہمارے قریب ہے تو یہ دونوں ممالک ہوں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پلس یہ ہے کہ بیلاروس کی جو اکانومی ہے اس کا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ چائنا کے اوپر، رشیا کے اوپر اور یوکرین کے اوپر ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ ان کے ساتھ جو ہے ہم برج آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بیلاروس کی اکانومی مور اور لیس ہماری طرح کی، ان کی بھی $45 بلین کے لگ بھگ جو ہے وہ امپورٹس ہیں، اتنی تقریباً ان کی ایکسپورٹس بھی ہیں اور ریزروز بھی ان کے $8 بلین کے ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری کافی جو ہے وہ پولیٹیکل جو ٹائی ہیں یا اکنامک ٹائز وہ ہو سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو میں آپ کو توجہ دلاؤں خاص طور پر ہمارے ان کے ساتھ اب تک کوئی بائیلیٹرل ٹریڈ اتنی زیادہ ہے نہیں. ٹوٹل ہماری شاید جو ہے نا 300 یا 400 بلین کی ٹوٹل ٹریڈ ہوگی، جس میں جو ہم ان کو بھجوا رہے ہیں یعنی ایکسپورٹ ہماری زیادہ ہے اور جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ چند 100 ملین کے قریب ہے. تو بہت زیادہ اس میں اسکوپ ہے اور اس کے اوپر جو حکومت نے اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر جو فوکس کیا ہے دیٹ از ویری رائٹ اسٹریٹجی اینڈ وی شوڈ موو آن ود دس اسٹریٹجی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. لیکن اس میں چوئی صاحب ایک چیز دیکھیں نا، اب یہ ایک چیز معروف ایک چیز میں اگر کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جو جوائنٹ وینچر کی بات ہو رہی ہے دونوں ممالک کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت کمی واقع ہوئی ہے بڑے عرصے سے لیکن اب آپ نے دیکھا جس طرح بتا رہے ہیں اکمل صاحب، یہ کم بیک کیا ہے، مختلف ملک بھی آ رہے ہیں اور اس انداز سے جو کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے اگر یہ ون ون سچویشن بنے گی جب یہ دو پرائیویٹ سیکٹر دونوں ملکوں کے آ کے بیٹھیں گے، انڈسٹری ایک دوسرے ملک میں لگائیں گے، ایک دوسرے کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے وہ اپرچونٹی ہے جس کو کیش کرانے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنا زیادہ ضروری
ज़रूरी हो गया। जी सही, एग्जैक्टली बड़ा अहम दौर है, इसको तस्वुर किया जा रहा है। हमारे साथ चौधरी अकमल साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद होंगे, मजीद स्टोरीज़ हैं उनसे उस पर उनकी राय लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से बात करेंगे उस अहम मसले पर जिस पर जितनी बात की जाए कम है, जिस पर जितनी आवाज़ उठाई जाए कम है, बल्कि शायद अगर ये कहा जाए कि हम उस तरीके से अपना फ़र्ज़ भी नहीं निभा रहे हैं जो हमें निभाना चाहिए तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ इसराइल गज़ा के हवाले से, जिसकी सरज़मीन बेगुनाहों के खून के दरिया से नहा चुकी है। हर तरफ तबाही ही तबाही है, बच्चों की चीखें हैं, माँओं की आहें और बेगुनाह लाशों के अंबार हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस के इंसानियत का ज़मीर है कि जागने को तैयार ही नहीं। इसराइल के ताज़ा हमले में 58 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़िज़ाई हमले में गज़ा के इलाके शुजाइया में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। इतलात आ रही हैं कि 80 के करीब अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का ख़दशा है। तिबी अमले का कहना है कि करीबी मकानात भी तबाह हो चुके हैं, मलबे तले चीखें सुनाई दे रही हैं। सितम पर सितम यह है कि हर चीज़ तबाह व बर्बाद है। उसके बाद अब इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि गज़ा के फ़लस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोचिए, अगर कोई आपको आपके घर से बेदखल कर दे, मारे, आप पर जुल्म ढाए और उसके बाद आपको दरबदर होने का ये भी कहे कि आप यहाँ से चले जाएं, दरबदर होने के लिए कहे, आपको धमकियाँ दे, तो आप किस मकाम पर खड़े होंगे और आप पर, आपके बच्चों पर क्या बीत रही होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह उनकी जानिब से तो गज़ा को क़त्लगाह करार दे दिया गया है। आलमी बरादरी की बेहिसी और मुस्लिम ममालिक की मुजरिमाना खामोशी इस जुल्म में बराबर की शरीक है। इस्लामी दुनिया के उलमा हों, खुसूसन पाकिस्तान के मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर ने इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी करते हुए कहा है कि 55,000 से ज़ायद कलमा गो मुसलमानों के कत्ल-ए-आम के बाद अगर अब भी जिहाद फ़र्ज़ नहीं होता तो कब होगा। उम्मत मुस्लिमा की ये बेअमली और ख़ामोशी तारीख़ के सियाह तरीन बाब में लिखी जाएगी। इस जुल्म सितम पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जलाल अल-फराज साहब, जो कि गज़ा के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एहतशामुल हक भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जलाल साहब, सिचुएशन ऐसी है कि समझ नहीं आता सवाल कहाँ से उठाया जाए, क्या बात की जाए। मसला एक नहीं है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं वहाँ पर कि किस सिरे को पकड़कर बात को आगे बढ़ाया जाए, मुझे कम से कम समझ नहीं आता। जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ की सिचुएशन कैसी है। ज़ाहिर है जहाँ तक हमें इतलात मौसूल हो रही हैं तो सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब हो रही है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं वहाँ पर इमदाद की क्या सिचुएशन है? खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम है, किल्लत हो चुकी है, भूख प्यास से भी अब बच्चे और वहाँ पर लोग मर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। जैसा आपने फरमाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने जैसा फरमाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सवाल करूं, किस तरह करूं, इसी तरह मैं भी यही कहूँगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाजों से शुरू करूं। क्या मैं इस वक्त गज़ा के बारे में कहूँ कि वहाँ पर क़यामत सुग़रा है, शायद ये लफ्ज़ कम है। अगर मैं कहूँ कि करबला सानी है, ये भी कम है। जहन्नुम है बिल्कुल जहन्नुम है, वही जहन्नुम है जिसका वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। याद होगा आपको और आपके नाज़रीन को, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब नया इक़्तिदार में आया तो उन्होंने बाकायदा वादा किया था। उसने कहा कि अगर इसराइली कैदियों को रिलीज़ ना किया गया है गज़ा में, जो हमास के कब्ज़े में, तो हम इसको जहन्नुम बना देंगे। मिडिल ईस्ट को अभी तो खैर इन्होंने जहन्नुम भी बना दिया गज़ा को कब्रिस्तान भी बना दिया। गज़ा के ऊपर तरह तरह की जंग इन्होंने मुसल्लत कर दिया। कौन सा ऐसा इस वक्त जुर्म है, जंगी जराइम है जो इसराइल ने मुर्तकिब ना किया हो, चाहे वो फ़िज़ाई हमला हो, और वो भी इस तरह फ़िज़ाई हमला है जो अंधाधुंध इनको यही नहीं समझते हैं, ये नहीं देखते कि हम किन बर्फ बमबारी कर रहे हैं। नीचे मासूम बच्चे हैं, नीचे ख़वातीन हैं, नीचे हस्पताल्स हैं, नीचे मसाजिद है, नीचे एम्बुलेंसेस है, नीचे खेमे हैं जिसको कहा गया है
सेफ जोन के इलाके हैं उस पर भी बमबारी किया जा रहा है। दूसरा जो इनका जंग है, ज़मीनी जो हमले हैं, टैंकों से बोला जो इनके अटैक्स हैं इनके टैंकों से हैं, वो एक अलग है। और तीसरा किस्म का जो तरीका इनका जो जंग का है वो है भूख और प्यास का जंग है। गज़ा को पानी से महरूम किया गया है, गज़ा को रोटी खुराक से महरूम कर दिया गया है, गज़ा को दवाइयों से भी महरूम किया गया है। गज़ा के अंदर सांस लेना भी मुश्किल है। मेरे बहन आप यकीन करें इस वक्त और मैं चाहता हूँ कि आपकी यह सारी उम्मत मुस्लिम ये अल्फाज सुन ले, इस वक्त जो मेरी अवाम मेरे कौम बर्दाश्त कर रहे हैं ना, शायद खुदा की कसम खा के कहता हूँ कोई अगर बदतर होता तो वो बिगल जाता है, अगर वो बहार है तो टूट जाता है, अगर वो समंदर है तो खुश्क हो जाता है। इसके बावजूद भी वो बेचारे मेरे अवाम मेरी कौम सब्र करके बैठे हैं। अल्लाह की तरफ, उम्मत मुस्लिमा की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ नजर इनके कि अल्लाह हम पर रहम करे। बिल्कुल जलाल साहब, इस तरह की बड़ी सारी वीडियोस हमने देखी हैं जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से वो झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को कि जाग जाओ, क़यामत तुम पे भी टूट सकती है, जाग जाओ, तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ हो सकता है क्योंकि तुम्हें भी मुसलमान होने की कीमत अदा करनी पड़ सकती है। लेकिन पता नहीं हम कहाँ सोए हुए। नहीं, उम्मत मुस्लिमा जागने का तो कोई उम्मीद हमें नहीं है। मैं 540 दिन से आपके इस मेरे ख्याल में आपके इस मुअज़्ज़ज़ चैनल में और पाक मीडिया के तमाम न्यूज़ चैनल्स में, भारत इंडियन मीडिया में मैंने तो एक बात कर दी कि उम्मत मुस्लिमा जो है का बेहिस्सी उम्मत मुस्लिमा मुझे समझ में नहीं आता वाकई में है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये वाकई है कि इनको नचोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये उम्मत मुस्लिमा जो मोहतरमा सुई हुई है, आप इनको क्यों तंग कर रही है। आप उम्मत मुस्लिमा को अपने हाल पे छोड़ दें। ड्रामों में फुटबॉल के जो मैचेस हैं और क्रिकेट के जो मैचेस हैं उस पर छोड़ दो, हम क्यों तंग करें उम्मत मुस्लिमा को। बाकी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा उम्मत मुस्लिमा को, मैं उम्मत मुस्लिमा के बारे में ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं तबसरा कर करके मैं थक गया हूँ। सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को दो बातें करूँगा। एक तो सबसे पहले बात, मेरे जो बच्चे, मेरे जो गज़ा के अवाम, वो कभी भी उम्मत मुस्लिमा को क़यामत दिन तक माफ़ नहीं करेंगे। और आज जो दिन गज़ा के अवाम के ऊपर है सबके ऊपर आ सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एहतशाम साहब, आपका पॉइंट लेना चाहूँगी। मुझे वाकई ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपसे क्या सवाल करूँ क्योंकि इस मौजू पे तो हम तकरीबन रोज़ ही बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या बात करना काफ़ी है क्या? अगेन मैं वही बात करूँगी कि पोस्टें लगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, मतलब इज़ दैट इनफ? देखिए मारूफ, इससे पहले हम बहुत दफ़ा गज़ा पे बात कर चुके हैं। आप देख लें जिस तरह 1.5 साल हो चुका है, आपने देखा कि 7 अक्टूबर के बाद जो सब कुछ हुआ था हमने बहुत इस पे डिस्कस किया, बहुत बातें की। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जलाल साहब मुझे बता रहे थे कि आज ही सुबह इनके फर्स्ट कज़न जो है ना, जिनके 4 बच्चे हैं, उनकी शहादत होगी, उनको मार दिया गया। देखिए वहाँ तो जो कुछ हो रहा है मेरा ख्याल है सारी दुनिया को पता चल रहा है। अब देखें ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि नए सिरे से वहाँ पे बमबारी शुरू हो गई है और गज़ा की अपना क्या कहते हैं मगरबी किनारे पे नई बस्तियाँ इसराइल फिर बात करना शुरू कर दिया। और नेतन्याहू साहब अभी अमेरिका गए, मुझे लगता है ब्लैंकेट कवर लेके उनसे आ रहे हैं। तो ख्याल है कि इनके साथ साहब लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का ये शख्स है, जितनी बर्बरियत इसने ढाई हुई है। जी कहना चाहिए, बुचर कहना चाहिए। मोदी के साथ जी बुचर कहते हैं, इनको भी बुचर ऑफ गज़ा कहना चाहिए, इनके साथियों को भी कहना चाहिए। अभी देखें सवाल तो ये है ना कि अब जिस तरह अब अमेरिका उनकी इतनी सपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट कर रहा है, चलें इनको तो छोड़ दें। अभी आप देख लें कि मुझे तो एक मजहबी बात याद आ रही है। अब कितनी हैरत की बात है, इस पर मेरा ख्याल है कमेंट इनका भी लेंगे कि जो अब दीनी किताबों में लिखा गया है वो मारूफ ये है कि ज्यूश की और ईसाइयों की जो लड़ाई है उसमें जो है ना हज़रत ईसा को जो वो कहते हैं हमने फांसी चढ़ा दिया था, तो हम कहते हैं अल्लाह के पास चले गए। वो कहते हैं फांसी चढ़ाने के बाद उनको जहन्नम में भेज दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह, ये वो कहते हैं यहूदी। अब सवाल इस वक्त ये कि अब क्या होगा। सारा कुछ करने के बावजूद हमास आज भी वहीं खड़ा है, इनसे इन्होंने उसको एक किस्म का तस्लीम भी कर लिया। और फिर हमास को और गज़ा की आबादी को क्यों आपने जोड़ दिया? भाई आप गज़ा से हमास से तो आप जीत नहीं सके। आज भी आप 90 के करीब उनके जो हॉस्टेजेस हैं उनको नहीं ले जा सके। इतनी माइट यूज़ करने के बावजूद भी आप नहीं ले सके। अमेरिका ने इतनी आपको सपोर्ट मिलिट्री दी, नहीं कर सके। तो सारी दुनिया कह रही है कि आप बुनियादी तौर पर इसराइल हार चुका है वहाँ पर। अब ये जुल्म जो है ना निहत्ते लोगों पर कर रहा है, कैसे रुकेगा? आखिरी बात करके मैं कहूँगा, देखें अभी उन्होंने बात की अरब लीग, OIC,
اب دیکھیں ان کا رویہ کیا ہو گیا ہے, یہ اپنی صرف ذاتی مفادات اور پلس اپنے جس کو کہتے ہیں ملک کے مفادات سے آگے سوچ ہی نہیں. اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا, یہ تو اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک ان کو غزہ کے لوگ نہیں معاف کریں گے, میرا خیال ہے ہمیں اور آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے. ہم نے کیا کیا, یہ اچھی بات ہے. کل بڑا بھرپور پورے پاکستان میں ایک ایونٹ ہوا ہے جس کو آپ لوگوں نے دیکھا اور کہا گیا کہ جی جہاد کا وقت آ گیا, سب کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ بھی بھلے جہاد نہ کریں, دیانتداری سے کم از کم آپ مذمت تو کریں, دل سے مذمت تو کریں, منافقت تو ہم مسلمان ملک چھوڑ دیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا, آپ سوال ان سے پوچھتے تھے, اگر میں پوچھوں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جہاز صاحب کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, حماس سے لڑائی, اس کے بعد معاہدہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوا, پھر دوبارہ سے سیز فائر ہوئی, پھر ایک دفعہ پھر سیز فائر ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ سیز فائر جو نہیں ہونے دی جا رہی ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حماس کا بھی اپنا قصور ہے؟ جلال صاحب اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, اس سے پہلے کہ میں ایک چیز یہاں پہ دکھانا چاہ رہی ہوں. ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, میں کہوں گی کہ کیمرہ مین سے تھوڑا سا اس کو فوکس بھی کر لیں. یہ وہ تصویر ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیل ہے, اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام کے تمام ممالک مسلم ممالک ہیں. سوڈان ہے, ایران ہے, عراق ہے, سیریا ہے, سعودی عربیہ, یمن ہے, عمان ہے, افغانستان ہے. کہاں سوئے ہوئے ہیں یہ سارے ممالک؟ کیوں نہیں مل کر ایک طاقت کا مظاہرہ کرتے اور جواب دیتے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ جی بتا رہے ہیں جلال صاحب, بتائیے. جی دیکھیے احتشام صاحب, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جب 19 جنوری کا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا تو میں نے اسی پاکستان کی میڈیا کے نیوز چینلز میں نے ایک بات کی تھی, وہ بدقسمتی سے درست ثابت ہوئی ہے. میں جس دن ہوا تھا تو میں اسی دن میرے ساتھ میں کسی پروگرام میں شریک ہوا تھا. میں نے کہا دیکھیں یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ ایک دھوکہ ہے. اسرائیل پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی بھی وقت, اور میں سمجھتا ہوں میکسیمم, یہ بھی میں نے کہا ہے, آپ ریکارڈ میں دیکھیں میں نے کہا میکسیمم مہینہ سے 1.5 مہینے کے اندر پھر دوبارہ جنگ آغاز ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم, دہشت گرد وزیر اعظم اس ناجائز ریاست کا, انہوں نے جو اہداف کا اعلان کیا تھا, حماس کو ختم کرنے کا, فلسطینیوں کو وہاں سے جبری بے دخل کرنے کا, اس میں ناکام تو ہوا ہے نا جی. لیکن ایک چیز بتائیں, دیکھیں میں یہ بہت جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں, یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں کیونکہ ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہے. یہ حماس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کی پراکسی ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یاسر عرفات کی جو الفتح تھی ان کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا گیا. دوسرا سوال لاجیکل لوگ جلال صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے 1200 لوگوں کو مار دیا 7 اکتوبر کو, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اسرائیل کا بیک لیش کتنا سخت ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ جانتے بوجھتے بھی, اب میں نے تو سنا ہے کہ جو دوسرے رہنما بنے ہیں وہاں پہ اب حماس کے, انہوں نے کہا ہے ہم سے غلط ہوا, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا حماس کو حملہ. آپ سمجھتے ہیں کہ پراکسی طور پہ یوز ہوا, اسرائیل کو موقع دیا گیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ دیکھیے صاحب میں بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. دیکھیے حماس نے جو 7 اکتوبر کا حملہ کیا ہے اس کے اندر ایک مس کیلکولیشن ہوئی ہے. حماس کا یہ توقع تھا ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کا یہی رد عمل ہوگا, اور یہ بیان میرا نہیں ہے, یہ بیان اعلیٰ عہدیداران جو حماس کے ہیں, جیسا مرزوق صاحب ہیں, جیسا حمدان صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ یہی بات جو آپ نے ابھی فرمایا کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کا یہی رد عمل ہوگا, یہی ری ایکشن ہوگا جو آپ کے سامنے ماشاءاللہ 1.5 سال سے قتل عام کیا جا رہا ہے. ایک تو پہلے بات. دوسری بات آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ وہ حماس کو استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے حماس کو استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے صاحب جو بھی ہوا 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے اس پہ میں صرف ایک تبصرہ کروں گا, یہ کوئی حملہ نہیں ہے, یہ سمجھ لیے کہ یہ کوئی ایکشن نہیں تھا, یہ تھا ری ایکشن, یہ کوئی عمل نہیں تھا, یہ رد عمل ہے. اب مجھ سے پوچھیں کہ کس معذرت کے ساتھ یہ رد عمل اس لیے تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ سعودی عرب اور باقی لوگ تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو, اس کو تسلیم کرنے کو روکنے کے لیے کیا گیا. یہ بھی وجہ ہے, لیکن اور بھی وجوہات ہیں. وہ کیا ہے؟ 4. نمبر 1 اسرائیل, یعنی 7 اکتوبر سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, اسرائیل لگاتار مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرتے رہے اور مسجد الاقصی کے اوپر حملہ کرتے رہے. ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی جو منسٹر ان کا بن غفیر جو بڑا دہشت گرد مشہور ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہمارا قیدی ہے, تقریباً اس وقت 8000 کے قریب قیدی ہے فلسطینی ہے اسرائیل کی جیلوں میں, ان پر جو تشدد ہے, گوانٹنامو جیل میں بھی ایسا تشدد نہیں ہے. نمبر 3 غزہ کو محصور رکھا ہے, غزہ کو محصور کیا ہوا ہے. وہاں پر بہت مشکل زندگی تھی, اتنا آسان زندگی نہیں تھی. اگر وہ کوئی سمجھتا ہے
कि 7 अक्टूबर से पहले गजा कोई सिंगापुर थी या कोई दुबई थी, ये तो बिल्कुल गलत है। नंबर 3, नंबर 4 जो आपने पॉइंट उठाई है, ये जो इसराइल का जो अब्राहम का अकॉर्ड जो ट्रम्प किया, हाँ, ये भी इसको ब्रेक लगाने के लिए ये भी एक इसके अंदर शामिल है। लेकिन ये अब्राहम अकॉर्ड मतलब है कि 2 स्टेट को ख़त्म कर दिया जाए कि नहीं होना। अब्राहम अकॉर्ड में ये भी है ना कि अरब ममालिक के जो है का ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम करने का, ठीक, तो ये भी इसको ब्रेक लगी है आर्जी तौर पे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, आज की डेट लिख लीजिएगा, हमारे जो अरब है ना एहतिशाम साहब, हम अपने अरब को बड़ा करीब से जानते हैं। ये तस्लीम करें उसे? करेंगे सर, ये आप ले आज की डेट लिख ले बहुत। और यानी जलाल साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी भी ये तस्लीम वाली बात वो अभी भी फरमा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो अभी भी तस्लीम करेंगे। यानी इतनी ज़्यादतियों जुल्म के बाद, इतनी तबाही और बर्बादी के बाद भी अगर यही करना था तो फिर पहले ऐलान कर देते, पहले ही सब कुछ कर देते, इतनी बर्बादी की ज़रूरत क्या थी। ये मामला, ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पर जितनी बात की जाए कम है। और अगेन मैं वही बात करूँगी कि शायद पूरा दिन भी इस पर बात की जाए तो शायद हम उस तरह से हक़ अदा नहीं कर सकते, उस तरह से जो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम वो नहीं अदा कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे जलाल अल-फराज साहब, गज़ा के स्पोक्स पर्सन, इसके साथ साथ हमारे साथ एहतिशामुल हक साहब मौजूद थे, इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया का। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सोचा कि आज एक ऐसे मसले पर बात की जाए जो कि मेरा, आपका और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का अहम मामला है। एक मुल्क, एक कौम, लेकिन 3 अलग अलग तालीमी रास्ते हैं। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम एक ऐसी पगडंडी है जो सबको मंजिल नहीं देती बल्कि मंजिल के करीब होने का फ़रेब ज़रूर देती है। मुल्क में इस वक्त 3 मुख्तलिफ निज़ाम तालीम राइज हैं। पहला निज़ाम सरकारी स्कूलों का है, जहां गरीबों के बच्चे इल्म की तलाश में आते हैं, मगर यहाँ का निसाब गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा और नाकाफ़ी वसाइल उनकी इल्म की प्यास कितनी बुझा पाते हैं, ये हम सब के सामने है। शायद 2 करोड़ बच्चों के स्कूल से बाहर होने की एक बड़ी वजह ये निज़ाम भी है। दूसरा, वो निजी स्कूल्स हैं जो तकरीबन हर मोहल्ले में होते हैं, लेकिन तालीम वहाँ पर कारोबार बन चुकी है और बेहतरीन तालीम का मयार महज बेहतरीन बिल्डिंग और महंगी फ़ीस बनकर रह गया है। तीसरा निज़ाम इशराफिया के उन महंगे स्कूलों का है जहां सिर्फ पैसे वाले वालिदैन के बच्चों का दाखिला ही होता है और यहां का निसाब और माहौल दुनिया के जदीद तरीन तालीमी निज़ामों का मुकाबला करता है। क्या ये 3 निज़ाम मसावी मौक़ों के बजाय तफरीक, एहसास महरूमी और तबक़ाती तकसीम पैदा नहीं करते हैं? ये सवाल है। क्या इसलिए हमारा नौजवान तरक्की की राह में पीछे तो नहीं है? इसी मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट्स हमाद रोहिला साहब, इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफत ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दोनों को वक्त देने के लिए। बुरफत साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी क्योंकि आप इसमें वसी तजुर्बा रखते हैं, इस अहम मामले को बड़ी बारीकी से देख भी चुके हैं। क्या समझते हैं इस तरह की जो डिफ्रेंसिएशन होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये जो मुआशरा है उस पर क्या असर करती है? जी, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये तबकाती निज़ाम तालीम है। अब तबकाती निज़ाम में जो आपकी मेजॉरिटी है, जैसे आपने पहले जिक्र किया, या तो वो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं 70-75%, बल्कि 80% लोग पाकिस्तान के जो हैं वो आपका जो बेहतरीन निज़ाम जिसका आपने जिक्र किया, जैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं या इंग्लिश मीडियम हाई क्लास के जो स्कूल हैं, उसमें 10 से 20% बच्चे भी नहीं जा सकते। 80% बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जिनका आपने पहले जिक्र किया। तो यकीनन हम इब्तिदा से अपने सोसाइटी को तबकात में तकसीम कर देते हैं। अब वही 10% जो है वो CSP ऑफिसर्स बनते हैं, वो आर्मी में जो है वो जनरल बनते हैं, वो या किसी भी ब्यूरोक्रेसी में टॉप पे जाते हैं। उनके अगर आप देखें तो दादा परदादा से लेके वो पूरी हिस्ट्री चलती है। एक खानदानी निज़ाम वजूद में आ गया है तालीम में भी। यकीनन किसी भी नजरियाती मुल्क जैसे पाकिस्तान को एक नजरियाती मुल्क कहा जाता है जिसकी बुनियाद इस बात पे रखी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से पहले दिन से लेके आज तक तालीमी निज़ाम को सबसे ज़्यादा जो नेगलेक्ट किया गया है। आप बजट की बात कीजिए, आप तवज्जो की बात कीजिए, आप प्रायोरिटी की बात कीजिए, हम जानबूझ के जो है एक तबकाती निज़ाम पैदा कर रहे हैं। एक वो स्कूल हैं जो गरीब बच्चों के लिए हैं, एक वो स्कूल हैं जो अमीर या हुक्मरान के बच्चों के लिए हैं। तो यकीनन ऐसे निज़ाम में इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आपके सामने मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान से प्लानिंग ली थी। मलेशिया की बात कीजिए, इंडोनेशिया की बात कीजिए,
इवन थाईलैंड जैसा मुल्क हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश की बात कीजिए, वजह ये थी कि उन्होंने यकसां तालीमी निज़ाम को अपनाया। मीडियम की बात कर लीजिए, आपके यहाँ आज तक तय नहीं है कि मीडियम क्या होगा। कभी कौमी ज़बान की बात की जाती है, कभी मकामी ज़बान की बात की जाती है, कभी जो है वो मुख्तलिफ ज़बानों की बात की जाती है। इब्तदाई तालीम बच्चों को जो है ऐसी ज़बानों में दी जाती है जो बच्चों को आती नहीं है। दुनिया में जापान बेस्ट एग्जाम्पल है, चाइना है कि मादरी ज़बान जो है वो बच्चों की जो है वो तालीम की इब्तदाई ज़बान होनी चाहिए। 8वीं क्लास तक हर मुल्क में जो है वो मादरी ज़बान, चाहे वो जापान की बात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही फतेह साहब, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है और इसी पर मैं बात भी करना चाह रही थी कि हम अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि आया हमें बच्चों को तालीम किस ज़बान में देनी है, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। अब आपकी जानिब दोबारा भी आऊँगी। रोहिला साहब, आप क्या समझते हैं, अगर देखा जाए तो कानून की बात करें, चूँकि आपसे मैं लीगल राय ही लेना चाहूँगी, 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक जो तालीम है वो रियासत का हक है कि वो हर बच्चे को दे और बिला तफरीक दे, और ऐसी तालीम हो जिसमें किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस के साथ ऐसा हमें कहीं नहीं नज़र आता। उल्टा इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है, कभी वालिदैन पर, कभी बच्चों पर। क्या समझते हैं, हमारा आइन और कानून इस हवाले से क्या बात करता है, क्या हुकूक देता है, और इस पर अभी जो रिसेंटली हो क्या रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, रियासत का हक नहीं है कि वो तालीम दे, रियासत का फर्ज है कि वो तालीम दे, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम दे। और ये फर्ज पूरा करने में अभी तक रियासत तो मुझे नहीं लगता कि पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो रही है। देखिए, ये मसला जितना माशरती या समाजी मसला है उससे ज्यादा बड़ा मेरे नजदीक तो, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये कानूनी मसला बन चुका है कि अभी तक तालीम बच्चों को नहीं मिल रही। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इतना संगीन मसला हो चुका है कि ये आईनी बहरान बन रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे आइन में बहुत से वादे हमारे साथ किए गए हैं। आर्टिकल 25A में हमारे साथ एक वादा किया गया, हमें बताया गया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 6। और ये वादा हमसे 18वीं तरमीम में 2010 के वक्त में किया गया था, जब साथ ही साथ सूबों को ये इजाजत भी दे दी गई थी कि आप इस सिलसिले में कानून साजी भी कर सकते हैं। मगर उसकी सूरत हाल क्या रही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले तो 4 साल लग गए पंजाब को सिर्फ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बनाने में। उसके बाद 2014 में जब ये एक्ट बना लिया गया तो 10 साल के बाद अदालत को याद कराना पड़ा 2024 में कि अभी तक आपने इस एक्ट के नीचे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए। जब तक आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तब तक इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाती है। तो ये तो हमारे लेजिस्लेटिव इनएक्शन की सूरत हाल है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये आईनी बहरान बनता जा रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस हक को पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस हक के हसूल को आसान बनाने की बजाय इसको मजीद मुश्किल कर दिया जाता है। ऐसी फॉर्मेलिटीज डाल दी जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। इस वक्त एक मैं खबर पढ़ रहा था, 71 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में हैं। उन 71 मिलियन में से गालबन 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ रीजंस हमारी अपनी बनाई गई हैं। कोई भी बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो उससे सबसे पहले बेफॉर्म मांगा जाता है। बिल्कुल ऐसे है। या तो हम नादरा को और अपने तमाम इदारों फाल कर दें, साइट को यकीनी बनाएं कि उसकी रजिस्ट्रेशन फौरन हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे इदारे इतनी अहलियत नहीं रखते तो इस हुकूमती नाअहली का या उनके वालिदैन की कामकली की सजा उस बच्चे को स्कूल से दूर रख के नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरीके से हमने देखा कि एक बच्ची को, 12 साल बच्ची, गालबन उसकी एज थी उस वक्त, 2019 में कोर्ट में जाना पड़ा ये इजाजत देने के लिए कि उसको क्लास 9 के एग्जाम्स में बैठने दिया जाए, क्योंकि मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जो कि अदालत के ख्याल में वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। जहां तक यकसा तालीम की बात है, अच्छा रोहिला साहब, ये एज के हवाले से आप बात करें जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मेरे ख्याल है दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं है। ये तो काबिलियत के ऊपर बात होती है कि कोई बच्चा जितना ज्यादा पढ़ सके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल जैसे आपने काबिलियत पे बात की, मैं यकसा निसाब को भी इसी एंगल से देखता हूँ। मेरे से बेहतर राय होगी जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया। लेकिन एज अ पेरेंट मेरी और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की राय ये रही है कि यकसा तालीमी निज़ाम की शक्ल में प्राइवेट स्कूल्स को पीछे कर दिया गया है। बजाय होना ये चाहिए था कि पब्लिक स्कूल्स की टीचर्स ट्रेनिंग की जाती, उनका सिलेबस बेहतर किया जाता। हमने प्राइवेट स्कूल्स को से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चों को बेहतर तालीम देने वाले, आप अपना स्टैंडर्ड नीचे ले आइए। तो हमें ये सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। जब भी सिलेबस क्लासरूम में नहीं बनाया जाएगा, सिलेबस मिनिस्ट्रीज की ड्राइंग रूम में बनाया जाएगा, तो आम लोगों के ज़हन में तो यही आएगा कि शायद ये एजुकेशन डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही, नैरेटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे। और फिर यही होता है कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो उनकी पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। इस वक्त हमें नहीं पता कि यकसा निज़ाम, जैसे आप सब दोनों लोग फरमा रहे हैं, आजाद फरमा रहे हैं कि यकसा निज़ाम इस वक्त कहाँ गया, वो सिंगल नेशनल करिकुलम इस वक्त कहाँ है, अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमें तो नहीं पता। नहीं, कहीं नहीं है वो तो एग्जैक्टली कहीं नजर नहीं आता। 4 सूबे 5 सूबे सब जगह अलग अलग निज़ाम चल रहा है और हर सूबे का भी अपना अलग 2-3 निज़ाम है जो कि इस वक्त राइज है। हमें इस वक्त ये भी नहीं पता कि जो मदरसे हैं जो हमारे बच्चों को साथ तालीम दे रहे हैं, अभी तक तो ये सियासी तनाज़ा बना रहा था कि उनको रजिस्टर कौन करेगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी, रिलीजियस मिनिस्ट्री करेगी या प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज करेंगी। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए था कि हमारी कानून की तालीम उर्दू जबान में हासिल करने की ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। आप बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही लॉ की डिग्री कराते हैं, फिर आप उन्हें कैसे अच्छा, आप इस हवाले से गुफ्तगू कर ही रहे हैं। मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूंगी, ना कि इस चीज़ की इजाज़त है कि वो उर्दू में तालीम हासिल करें, बल्कि हमारे जो कोर्ट के फैसले होते हैं हम देखते हैं कि वो भी सारे अंग्रेजी में ही दिए जा रहे होते हैं। लोगों को सुनने में कितना प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा होता। ऐसे मजीद अननेसेसरी लिटिगेशन हुई है। 2015 के बाद 2017 में एक और केस आ गया कि CSS का एग्जाम भी उर्दू में लिया जाए। फिर शायद उस वक्त ख्याल आया कि अभी ये जमीनी हकायक के मुताबिक नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो हमारी तो कोताहियों की लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक। बुलफत साहब, मैं शॉर्टली आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम अभी तक इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि रट्टाफिकेशन जो किताब में लिखा है जी वही पढ़ना है। बच्चे अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं टीचर से तो उनका मुंह बन जाता है, उनको शिकायतें होने लगती हैं, वो चिढ़ जाती हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे असातिज़ा हैं उनको भी इस तरह की तालीम दी जाए, कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग होनी चाहिए, ना कि रट्टाफिकेशन। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, दुनिया में इंटरएक्टिव एजुकेशन है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बातें की बिल्कुल दुरुस्त है कि तालीम है, सेहत है, ये बुनियादी हक है, बेसिक ह्यूमन राइट है। हम उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो आपने बात की, आज तक हम ये डिसाइड नहीं कर सके। अब मैं यकीनन उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट ज़बान है, लेकिन आपको एक हकीकत भी पता करनी चाहिए कि 10% पाकिस्तान में लोग हैं। अगर आप पंजाब की बात कर लीजिए, सिंध के देही इलाकों की बात कीजिए, बलूचिस्तान की बात कीजिए, KP की बात कीजिए, गिलगित और कश्मीर की बात कीजिए, तो 10% लोग जो है वो भी उर्दू नहीं समझते अच्छी तरह से। तो ये बुनियादी मसाइल हैं कि अगर लोग समझते हैं कि जी वो मकामी ज़बानों में अपनी बुनियादी तालीम हासिल करते हैं तो उनको ये हक होना चाहिए। और दुनिया में ऐसा ही है कि अगर आप देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क में आपको ये तमाम है कि जो साउथ में है उनको अपनी मकामी ज़बान में, और जो नॉर्थ के हैं वो अलग ज़बान के हैं। तो ये कोई लाजमी नहीं है कि एक ही ज़बान में तालीम दी जाए। जो जिसमें तालीम हासिल करना चाहे, मेरी इसमें तजवीज़ यही है कि बुनियादी तालीम जो है वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। बहुत कुछ हमारे पास होता है, फैसले उस पर आ चुके होते हैं, अमल दरामद नहीं हो पाता। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आधी सदी से ज़्यादा गुजर चुका है पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हम अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों की तालीम कैसी होनी चाहिए, निसाब कैसा होना चाहिए, कौन सी ज़बान में उनको तालीम दी जानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुलफत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हमाद रोहिला भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।